तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव। ठीक है बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि कल, जी हाँ बच्चों, कल यानी कि 2 मई को 2 मई 2022 को आपका हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए ये मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ, जिससे कि आपको हिंदी का जो पेपर होने वाला है कल, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और कह लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप इस वीडियो को, जी हाँ बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसको पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 7 प्रैक्टिस पेपर बना चुका हूँ हिंदी ऐच्छिक का। ये 8वां हमारा प्रैक्टिस पेपर होने वाला है हिंदी ऐच्छिक का। ठीक है, तो अगर आपने इन 7 पेपरों को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ये 7 प्रैक्टिस पेपर भी देखने का प्रयास कीजिएगा जितना आप देख पाएँ। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा जो आपका कल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। एक तरह से कह सकते हैं कल का ही ये पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका कल का पेपर आने वाला है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, कह लीजिए कि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी ऐच्छिक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंदी इलेक्टिव, कोड है इसका 002। ये जो पेपर होगा इसका समय निर्धारित किया गया है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का पेपर होगा आपका। अधिकतम अंक 40 है, यानी 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। कुछ इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें सीरीज लिखी हुई होगी। सेट 1 से लेके सेट 4 तक रहेगा। ये सेट 1 है ये वाला पेपर। इस तरह से कोड नंबर लिखा हुआ होगा, रोल नंबर के लिए इस तरह से सेक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, कुछ और चीजें यहाँ पर लिखी हुई होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर नोट करके, जी हाँ बच्चों, नोट करके कुछ बातें लिखी हुई होंगी कि जैसे कि ये जो पेपर है इसमें 12 प्रिंटेड पेजेस है हमारे, यानी कि छपे हुए जो पेज होते हैं ना वो 12 है, ब्लैंक को हटा करके। ठीक है, खाली पेज को हटा करके 12 छपे हुए पेज है इस पेपर के अंदर। नीचे चले तो और कुछ बातें बताई गई हैं, उनमें से एक है कि आपका इस पेपर के अंदर टोटल 9 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन है आपका हिंदी इलेक्टिव के अंदर। ये पेपर जो है आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 10-15 पे आपको पेपर मिल जाएगा और 10:30 तक का, यानी कि आपको टोटल 15 मिनट का समय मिलेगा आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको अपने प्रश्न पत्र को। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं। आगे चलें तो इस पेपर का थोड़ा सा सामान्य निर्देश भी देख लीजिए। इसमें बता रखा है कि जो भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उसका आपको सावधानी से पालन करना है। ये जो पेपर होगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कि आपको लिख करके उत्तर देना है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होने वाला है, आपका ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर होगा इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, और ये जो पेपर होगा इसको 2 खंडों में, यानी कि 2 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें बताई हैं कि इसमें अतिरिक्त विकल्प भी है आपका प्रश्नों के अंदर। ठीक है, तो आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी, यानी कि चॉइस भी देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड क में, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी कहते हैं। ठीक है, खंड क में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है खंड क का, सेक्शन ए का, कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित 3 शीर्षक दिए गए हैं। शीर्षक बोले तो टाइटल, तो उसमें से कोई एक शीर्षक यानी एक टाइटल आपको सिलेक्ट कर लेना है और उस पर 150 शब्दों में, लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन, यानी एक रचनात्मक लेख लिखना है उसके ऊपर। तो 3 टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा है यानी कि ख है आपका ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन, और तीसरा है आपका महानगरीय जीवन की चुनौतियां। तो इन तीनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेना है और उस एक पे आपको 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट किया है बच्चों, एक उदाहरण के लिए कह लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए, वो ये वाला है कि महानगरों की जो जीवन कह सकते हैं होती है, वहाँ पर कई चुनौतियाँ भी होती है। आप में से भी ज़्यादातर बच्चे महानगरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें रहते होंगे, तो आपको पता है कि महानगरों में रहने की कई चुनौतियाँ होती हैं। वो क्या चुनौतियाँ होती है, तो उन चुनौतियों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइटल लिखा है कि महानगरों की चुनौतियाँ। इस तरह से आपको ये टाइटल ले लेना है और यहाँ पर लिख देना है। देन आगे चलते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए लिखने का प्रयास किया है
कि महानगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े शहर होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, दफ्तर होते हैं, स्कूल होते हैं और अनगिनत सुख सुविधाएं होती हैं, जिनसे आम तौर पर लोग जो है वो प्रभावित होकर महानगरों में बसने का प्रयास करते हैं। लेकिन महानगर को विभिन्न समस्या वाला नगर भी कहा जाता है या कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाना पसंद करते हैं, जिससे कि वहां की आबादी बढ़ती चली जा रही है। वहीं आम जनता का जो रहन सहन जो है कह लीजिए या रहना जो है वहां पर बद से बदतर होता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो महानगर होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर क्या है, अच्छी सुख सुविधाएं देख करके लोग गांव से ज्यादा यहाँ पर आना पसंद करते हैं, जिससे कि आबादी बढ़ रही है और दिक्कत समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। जो एक आम जनता है उनका रहना जो है बद से बदतर होता चला जा रहा है। वहां पर नीचे आए तो इस तरह से और लिख सकते हैं आप कि लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। महानगरों में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी की इतनी किल्लत होती है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उन्हें पानी मिल पाता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा। आज तो बिजली का संकट भी एक मुख्य समस्या के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, आजकल ये है कि बिजली का संकट भी महानगरों में बहुत देखा गया है। ठीक है, गांव की बिजली तो जाती ही रहती है ये कहा जा सकता है, लेकिन आजकल नगरों की बिजली भी, जैसे दिल्ली वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वहां भी बिजली जाने लग गई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। बिजली ना होने की वजह से पानी और अन्य प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो नगर होते हैं वहां पर बिजली से बहुत सारे काम होते हैं, मशीनें चलाई जाती हैं, एसी, कूलर, पंखा, कई कई लोगों के तो घरों में बिजली से ही खाना बनता है, हीटर पे खाना बनता है और बहुत तरह के खाना बनाने वाले चूल्हे आते हैं बिजली के। तो बिजली से बहुत सारी काम होते हैं, अगर ये नहीं आता है तो बहुत तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जो नगर होते हैं या महानगर होते हैं वहां पर तब जा करके जो है सो कि उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं मजदूर लोग या लोग कह सकते हैं, तब उनको जाकर के 2 वक्त की क्या होती है, रोटी नसीब होती है। खास करके वही गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि उनको बड़ा कड़ा परिश्रम करना होता है। लेकिन तब भी एक गांव के लोग जो होता है उनको लगता है कि शहर के लिए जो है सो कि शहर उनके लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, शहरों में क्या है, बहुत कड़ा मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। ठीक है, लेकिन गांव के लोगों को तब भी ऐसा लगता है कि शहर ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका एक रचनात्मक लेख। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बताते चलता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आएगा ये आपका 5 नंबर का आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पत्र वाला होगा और ये पत्र वाला भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा आपसे। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रश्न संख्या 2। आपके घर बिजली का भारी भरकम बिल आ गया है। आपका जो घर है ना वहाँ पर बिजली बिल बहुत भारी भरकम आ गया है। आप दिल्ली विद्युत बोर्ड के जो अभियंता है या मुख्य है उनको पत्र लिखकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराना है कि भाई मेरे यहाँ पर बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित उनको अवगत कराना है। उसके बाद अथवा में एक और आपको पत्र दे दिया है कि अगर ऊपर वाला आप नहीं कर सकते हैं तो नीचे वाला पत्र कर सकते हैं आप। यहाँ पर पत्र कह रहा है इस तरह से करना है कि पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन में प्रदर्शित होने वाली अश्लील विज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यही वाला संपादक का पत्र लिया है। ठीक है, ये जो है सो कि जो आप क्वेश्चन में अभी आपने देखा कि पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन में जो प्रदर्शित होने वाली अश्लील विज्ञापन यानी जो एडवर्टीजमेंट है ना उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी एक रिस्पेक्टेड जो कह सकते हैं दैनिक समाचार पत्र है। ठीक है, तो उनके संपादक को पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि संपादक जो है सो कि नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ एड्रेस लिखना है उसका। उसके बाद नीचे आते हैं तो उसके बाद लिख सकते हैं विषय में आप कि अश्लील विज्ञापनों के विषय में पत्र। ठीक है, ये जो है सो कि इसके अनुसार मैंने यहाँ पर विषय चुना है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर महोदय। फिर बीच का आपका कंटेंट आएगा कि जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस पत्र के माध्यम से अश्लील विज्ञापनों की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर जनता
तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज जो है सो कि व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। इस कारण व्यावसायिकता भी काफ़ी बढ़ी है और कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा टेलीविज़न चैनल ऐसा नहीं दिखता है जहाँ अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ठीक है? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए अश्लील चित्रों का खुला प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि एडवर्टाइज़मेंट जो हो रहा है या इस सब चीज़ों में डायरेक्टली एकदम खुले तौर पे अश्लील जो चीज़ें होती हैं, एडल्ट कंटेंट होता है, उनको दिखाया जा रहा है। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर ही मॉडलों तथा फ़िल्मी नायिकाओं के चित्र, ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर आँखों से शर्म से झुक जाती है, मतलब जिन्हें देखकर आँखें जो है वो शर्म से झुक जाती हैं। आपने भी देखा होगा, जो अखबार होता है उसका फ्रंट पेज पे ही कभी-कभी ऐसे फ़ोटो आ जाता है जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ठीक है? वो छोटे-छोटे कपड़ों में कोई हीरोइन वगैरह का फ़ोटो होता है, कोई मॉडल होती है उसका फ़ोटो होता है, जो कि आप कतई आप फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बोला गया है कि टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों जो है सो कि उसके बीच में भी कई अश्लील विज्ञापन दिखाए जाते हैं। सपोज़ दैट आप एक नाटक देख रहे हैं, एक सीरियल देख रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली, आपकी मम्मी, ठीक है, समटाइम्स आपके पापा और आपकी बहन, आपके भाई सारे मिलकर के वो देख रहे हैं और उसी में प्रचार आ जाए, एकदम एडल्ट प्रचार आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो उन्हीं सभी चिंताओं को यहाँ व्यक्त किया गया है, जिन्हें परिवार के साथ बैठ कर के नहीं देखा जा सकता है। तो वही सारी बातें यहाँ बता रहा है कि नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार के विज्ञापन से संस्कारों का पतन निश्चित है, यानी कि जो संस्कार है, ठीक है, हमारे उन सब का पतन यानी वो खत्म होना निश्चित है। ये अश्लील विज्ञापन व्यापार को तो बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनका जो है सो कि बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति को खतरे में डाल रहे हैं। वह युवा वर्ग को जो है सो कि एक तरह से दिग् में भ्रमित कर रहे हैं, एक तरह से उनके जो उनका लक्ष्य है उससे भटका रहे हैं। ठीक है? तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं ताकि जो है सो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव पत्र लगे। सरकार को इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए, एक तरह से बैन कर देना चाहिए, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया, तथा समाज में भी ऐसे विज्ञापनों का विरोध होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में यथोचित स्थान देने की कृपा करें, यानी कि ये जो मेरा पत्र है, आपको अपने समाचार, आपका जो एक रिस्पेक्टेड समाचार पत्र है उसके अंदर एक अच्छा स्थान दीजिए मेरे इस पत्र को। ठीक है? उसके बाद नीचे आना है तो धन्यवाद लिख देना है आपको, भवदीय जो भी नाम होगा उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा तो वो लिख दीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया चंदन झा, एक व्यक्ति का नाम। वहाँ पर अगर आप एड्रेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। कई सारे बच्चों का ये दिमाग में प्रश्न रहता है और कमेंट करके भी मुझसे बोलते हैं कि सर यहाँ पर ज़रूरी है पता लिखना, यानी कि एड्रेस लिखना। तो मैं उनको बताना चाहूँगा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पता लिखना। अगर क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है तो अब तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होता है एड्रेस। ठीक है? तो आप यहाँ पर परीक्षा भवन लिख करके भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपका मन है कि यहाँ पर मैं अपना पता लिखूँ, अपना पता नहीं, मतलब कि कोई और सा भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई सा भी एड्रेस, तो आप यहाँ पर लिखना चाहिए अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया हुआ है तो। उसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है 2 मई 2022। मैंने ये 2 मई 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि कल आपका पेपर है, तो कोई सी भी डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपका ये पूरा लेटर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है? इस तरह से आप करेंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 5 नंबर का आपका लेटर आता है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। कई सारे बच्चे फॉर्मेट को लेके भी कंफ्यूज है कि कौन सा एड्रेस कैसे होगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ही, वीडियो को थोड़ा सा जो हमारा मुख्य कंटेंट है उससे रोकते हुए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इसका फॉर्मेट है, ठीक है? ये फॉर्मेट यही वाला है, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मेट लिया है, सीबीएसई जो है, सीबीएसई जो है आपका, उसका जो सपोर्ट मटेरियल होता है, जी हाँ बच्चों, जो सपोर्ट मटेरियल होता है वहीं से डायरेक्ट कंटेंट ये उठाया है मैंने। ये जो फॉर्मेट है, ये आपको जो दिख रहा है लेटर का फॉर्मेट, ये डायरेक्ट सीबीएसई की सपोर्ट मटेरियल से लिया है और आपको दे दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई ने अगर ये फॉर्मेट दिया है तो इससे अलग कोई फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है? तो बस ये था मेरा बात। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है हमारा। तो देखिए तीसरे प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको लिखने हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो तीसरे का क, यानी कि पहले में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहानी की परिभाषा स्पष्ट करनी है आपको, कि कहानी क्या होता है आपका। अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन बना है आपका, तो ध्यान से समझिए कहानी क्या होता है। कहानी होता है किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें
परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, ठीक है, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष यानी कि एंडिंग हो, ठीक है, इसका बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। जो भी व्यक्ति है अपनी बातें दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरों से सुनना भी चाहता है। तो कहानी लिखने का मूल भाव सब में होता है, यानी कि कहानी हर कोई लिख सकता है। मूल भाव जो है ना वो हर किसी के अंदर होता है, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी एक कहानी होती है। जैसे KGF एक कहानी है, ठीक है, तो उस कहानी के आधार पर तो फिल्म बन गई ना, तो वैसे ही तो कहानी लिखने का जो मूल भाव है ना वो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन इसे कुछ लोग ही विकसित कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। यानी कि हर कोई कर लेगा तो भाई हर कोई राइटर नहीं बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी लिखने का जो मूल भाव है वो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन इसको और भी ज्यादा डेवलप कुछ ही लोग कर पाते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दिया हुआ है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन अथवा में पूछा है कि कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान से समझिए बच्चों, कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली होनी चाहिए सरल और सहज होनी चाहिए। जो भाषा होनी चाहिए वो स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा शैली पात्रानुकूल होना चाहिए, पात्र के अनुकूल होना चाहिए। भाषा शैली जो है विषय के अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कहानी की जो भाषा शैली है वो प्रसंग अनुकूल होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में समझा दिया है। कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है सो कि पैराग्राफ में लिखने का प्रयास कीजिएगा और भी एक्सप्लेन करके 50 शब्दों में आपको ले जाना है, ठीक है। कितने शब्दों में ले जाना है बच्चों? 50 शब्दों में आपको जो 50 शब्दों की सीमा दी गई है उसमें तो कम से कम आपको ले ही जाना है। सॉरी, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में बोला गया ही है कि आपको 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, ये हो गया आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नीचे चल तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरे का ही ख। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहानी में चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमेक्स से क्या अभिप्राय है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिए इसको कि चरमोत्कर्ष, जो चरमोत्कर्ष होता है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं एंडिंग होता है। देखिए क्लाइमैक्स, कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करे, ठीक है, तथा उसे लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है। उसने जो निष्कर्ष निकाला है वह उसके अपने हैं, ठीक है, और घटित होते हुए देख सकते हैं। नाटककार से अपेक्षा की जाती है कि नाटक के प्रत्येक जो अंक है उसकी अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यही समय का बंधन कहलाता है। तो ये समय का बंधन कहलाता है। मैं चरमोत्कर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको नीचे तक नहीं जाना है, यहाँ पर 2-3 लाइनों में ही आपको उत्तर मिल गया इसका कि कहानी का चरमोत्कर्ष क्या है। एक तरह से उसकी जो एंडिंग है ना, उसकी जो कहानी की एंडिंग है वही कहानी का चरमोत्कर्ष कहलाता है। तो इस तरह से आप ये उत्तर लिख देंगे और 2-4 लाइनें यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में आपको एक अथवा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आलेख या फीचर लेखन जो हम करते हैं तो उनमें किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, जब हम लोग आलेख लिखते हैं या फीचर लेखन करते हैं तो उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली नंबर बात, आलेख या फीचर की भाषा शैली सरल, सहज और भावपूर्वक जो है सो कि भावपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रामबाण है कि कोई भी भाषा शैली पूछे तो वहां पर आप लिख दीजिएगा सरल, सहज, इस तरह की होनी चाहिए और ये भावपूर्ण इसमें आपको लिखना होगा, ये फीचर और आलेख वाले में, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसमें नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं कि इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए। फिर उसके बाद है इसमें किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, कोई भी बात हो उसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ये नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको लगे कि नया है और एकदम ताजा ताजा है, तो वो उसको और भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फीचर या आलेख जो भी होता है ना इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे तो आपको जो पूरे अंक है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 4 यानी चौथे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बताया गया है कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तो ध्यान से समझिए, चौथे का क में क्या क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। देखिए कि क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि विशेषज्ञता जो है उसका अभिप्राय आपको स्पष्ट करना है।
ठीक है, तो विशेषज्ञता क्या होता है इसका अभिप्राय समझते हैं एक बारी बच्चों। देखिए, विशेषज्ञता का अर्थ होता है कि किसी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद, मतलब कि व्यावसायिक रूप से अगर आप प्रशिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद क्या है, उसके बावजूद आप क्या करें, आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस हो एक तरह से। ठीक है, देखिए वही बातें बताई गई हैं, प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक, ठीक है, विकसित करना कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या कर पाठकों को उसके मायने समझा सके। ठीक है, विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं का अपडेट रहना बहुत जरूरी है, पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, शब्दकोश आदि का सहारा लेना पड़ता है, डिक्शनरी वगैरह का। सरकारी गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना पड़ता है, निरंतर दिलचस्पी इंटरेस्ट रखना पड़ता है और सक्रियता यानी एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज है कि आपको उस आधार मतलब उस चीज की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको विशेषज्ञ बनना है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है, ये स्पष्ट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार करवा रखा है आपको। ध्यान से समझिए, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जो भी संवाददाता होते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी काम होता है तो उनका विभाजन करते हैं, उनका जो किस तरह का इंटरेस्ट है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए संवाददाता ए है, ठीक है, तो ये खेल में बहुत अच्छा है। किसमें अच्छा है? खेल में बहुत अच्छा है। और संवाददाता बी जो है ये राजनीति में, इसमें राजनीति में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनका काम का विभाजन होगा कि भाई आप खेल पे लिखो और बी को बोलेंगे हम लोग कि आप राजनीति पे लिखो। तो इनका काम का विभाजन किसके आधार पे हो गया? इनको दिलचस्पी, ए को दिलचस्पी थी खेल में और बी जो संवाददाता था उसको दिलचस्पी थी राजनीति में। ठीक है, तो दोनों का काम का विभाजन हो गया कि भाई अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिखो और अपना काम करो। ठीक है ना, तो इसी चीज को ध्यान से समझिए, इसी चीज को मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। तो आई होप कि आपको बीट समझ में आया होगा। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग मतलब कि, और बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। यानी कि इस चीज को बीट कह देते हैं। और उसके बाद बीट रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो संवाददाता जो है ना, उसका उस क्षेत्र या उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और दिलचस्पी होना भी कह सकते हैं पर्याप्त है या जरूरी है, कह सकते हैं इस तरह से। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा बीट क्या होता है और बीट रिपोर्टिंग क्या होता है। तो बीट वही काम के आधार पर बांट देते हैं, तो वो बीट हो गया। और संवाददाता जो होता है ना, उसको रिपोर्टिंग के लिए जैसे कि उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना और दिलचस्पी होना ही पर्याप्त होता है। ठीक है, लेकिन मतलब इतना ही सफिशियंट है ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशेषीकृत रिपोर्टिंग की, इसकी विशेषीकृत रिपोर्टिंग की, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट जो है उससे जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी पड़ती हैं। यानी कि खेल से लिख रहा है तो खेल से संबंधित ही लिखेगा, राजनीति के संबंध में लिख रहा है तो उसी संबंध में लिखेगा। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होता है उसका तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के जो है उसके लिए उसका अर्थ निकाल कर स्पष्ट करने की कोशिश करें। यानी कि इसमें पूरा डीप में जा करके, नॉर्मल चीजों से आगे बढ़ के किसी चीज के ऊपर डीप में जा करके जो पढ़ने वाले हैं उनको पूरा एनालिसिस दे। जैसे आपने डीएनए देखा होगा जी न्यूज वगैरह पे, तो उसमें डीप में जा करके चीजें दिखाई जाती है टीवी पे। तो उसी तरह से यहाँ पर अखबार में भी आप समझ सकते हैं कि बारीक से बारीक चीजों में आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन काफी सिमिलर है, अभी बताया था मैंने। फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए या आवश्यक होता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जो फीचर है और इनको लिखते, आलेख लिखते समय, ये देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ दोबारा से, ये रहा। आलेख और फीचर लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसी तरह से हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे रिपीटेड पूछ ले। तो इसमें बोला है कि फीचर जो हम लोग लिखते हैं तो उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेसिफिकली फीचर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पात्रों की मौजूदगी जरूरी होनी चाहिए, प्रस्तुति ऐसी हो कि पाठक महसूस करे कि वह
खुद देख और सुन रहा है। फीचर की थीम सूचनाओं, तथ्यों और विचारों से गुथी हुई होनी चाहिए। फीचर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, खोज परक, साक्षात्कार, जीवन शैली, व्यक्ति परक, यात्रा फीचर इत्यादि। फीचर का प्रारंभ आकर्षण एवं उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। यानी कि जैसे स्टार्टिंग हो फीचर की, तो कोई भी उसको पढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले उसके अंदर, यानी कि एक तरह से एक्साइटेड रहे कि आगे क्या होने वाला है। प्रारंभ, मध्य और अंत स्वाभाविक तरीके से एक साथ बंधा हो। पैराग्राफ छोटे हो तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस किया गया हो। एक पैराग्राफ जो उसमें एक ही चीज के ऊपर फोकस किया गया हो, ज्यादा चीजें ना हुई हो। ठीक है, तो इस तरह से फीचर लिखते समय हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, स्पष्ट कीजिए आप। ठीक है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक होता है, यह आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं, पात्रों का उल्लेख होता है। कहानी को एक मिनट, ओके, जो आपका कथानक होता है उसको कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जा सकता है। एक तरह से इंट्रो होता है। अभी देखिए, कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार अपना जो उनका कल्पना का विकास करते हुए, ठीक है, एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देते हैं तथा एक ऐसे काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना ना होकर संभावित हो और लेखक के उद्देश्य से मेल खाता हो। काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं इंट्रो होता है। ये क्या होता है? इंट्रो होता है। ठीक है, जो कि लेखक के मन में भी आ सकता है। ठीक है, मन में आएगा, देन उसको वो एक पेज पे लिखेगा और विचार देगा। इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये एक तरह से कह सकते हैं ना, इंट्रो भी होता है कि भाई परिचय, समझते हैं आप? परिचय, ठीक है, उस तरह से होता है कि परिचय क्या है। ठीक है, जो आप कहानी पढ़ने वाले, पाठ का सार आपने पढ़ा होगा ना, उसी तरह से यहाँ पर परिचय आप पढ़िए। तो वही होता है कहानी का केंद्र बिंदु जो कथानक होता है, ये हमने स्पष्ट कर दिया। इस तरह से आप आंसर यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग खंड ख में आ गए। खंड क हमारा कंप्लीट हो गया। खंड ख जो है सेक्शन बी, इसके अंदर पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी यानी खंड ख का 5वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप समझ सकते हैं खंड ख का कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। बोलते बोलते ना थोड़ा गला भी वैसा हो जाता है, भारी सा हो जाता है, तो एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा बच्चों, मैंने टोटल अगर पूरा काउंट कर लूँ तो ये तो हमारा जो है सो कि 8वां है। मैंने लगभग आपको ये 9वां आपको मैं प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ, और इसके बाद भी एक कोर का आएगा आपका। ठीक है, और लास्ट में एक रात को इलेक्टिव का पेपर आएगा आपके लिए। तो ये हमारा टोटल 11 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 11 पेपर करवाया हूँ, तो बोलते बोलते अब एक वीडियो कम से कम 40 मिनट का बनता है, तो थोड़ा सा ना आवाज भारी हो जाता है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं अपने वीडियो पे। तो यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 5वें का क है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित जो काव्य सौंदर्य है उसको आपको लिखना है या स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए काव्य सौंदर्य इसका हमें लिखना है कि मातु मंदी में साधु सुचाली, ठीक है, सबुक काली। तो ये आपका जो है सो की पंक्तियां हैं, इनका काव्य सौंदर्य हमको लिखना है। तो देखिए पहले समझते हैं इसका भाव सौंदर्य। इसमें बताया गया है कि भरत इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि वे कहे कि कोई अच्छे स्वभाव का है। ठीक है, और कौन मतलब कौन अच्छे स्वभाव का है और कौन अच्छे स्वभाव का नहीं है। मतलब भरत को ये सही नहीं लग रहा है कि वो खुद जज करे कि भाई कौन अच्छे स्वभाव का है, किसका जो स्वभाव है, वो नेचर है, वो अच्छा नहीं है। इसका निर्णय दूसरे लोग करते हैं, अर्थात वे अपनी माता कौशल्या के लिए अपशब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, और स्वयं को अच्छे स्वभाव का कहें, ऐसी बातें मन में लाना भी सबसे बड़ा अपराध है। यानी कि अपनी मम्मी के लिए वो अच्छे शब्द नहीं, यानी कि अपशब्द बोलते हैं और कहेंगे वो खुद अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे स्वभाव के हैं, तो ये एक तरह से अपराध टाइप का हो जाएगा। भरत स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहते। भरत जी जो है,
ठीक है, राम के भाई जी, वो सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। इसे वे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि कोदवी यानी कि निम्न श्रेणी का जो अनाज होता है ना, उसकी बाली से उत्तम अनाज नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से जो काली घोंघा होती है ना, उसमें से उत्तम मोती नहीं निकल सकता। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य से मुझे दुख मिल रहा है। तो भरत जी को जो भी दुख मिल रहा है ना, वो उनके ही दुर्भाग्य से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ उदाहरण दिया है कि जो कह सकते हैं निम्न श्रेणी का जो अनाज होता है यानी कि खराब अनाज होता है, उसकी बाली से खराब अनाज ही निकलेगा। और जो घोंघा होता है, काली घोंघा या घोंघी जो भी आप कह लीजिए, उसमें से मोती नहीं निकल सकता। मोती केवल समुद्र के अंदर जो सीप रहती हैं उनके अंदर से निकलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भाव सौंदर्य स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है शिल्प सौंदर्य इसका, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य आप यहाँ पर देखिए, कवि जो है इसके जो कवि है वो तुलसीदास जी है। कविता जो है हमारा भरत राम का प्रेम है। भाषा अवधि का प्रयोग किया गया है। शैली जो है दोहा चौपाई शैली है। रस जो है करुण रस है। छंद जो है आपका छंदबद्ध चौपाई दोहा है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो मातु मंदी साधु सुचाली जो है कोटि कुचाली, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और मुकुता काली में मुकुता काली दृष्टांत में इस तरह से अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। शब्द चयन की अगर हम बात करें तो लाक्षणिकता प्रधान है। छंद कविता अगर बात करें तो तुकांत है। गुण की अगर हम बात करें तो माधुर्य गुण है आपका। सार जो है मातृ प्रेम की आदर्श प्रस्तुति है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं 5वें के ख में कि आपको आशय स्पष्ट करना है इन पंक्तियों का, ठीक है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए पहले इनको समझते हैं कि रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अपने शब्दों में बताना है इसका मतलब। तो देखिए इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है ना, तो उनकी स्थिति एक चित्र के समान हो जाती है जो हिलती डुलती नहीं है। यानी कि जब माता कौशल्या जी जो थी उनको राम जी की याद आती है ना, तो वो एक फोटो के समान हो जाती है, वो हिलती डुलती नहीं है। एक फोटो के समान माता कौशल्या दिखाई देती हैं। वे राम की वस्तुओं को देखकर हैरान थी कि राम की जी की जो भी वस्तुएं थी, जो चीजें थी, उनको देख करके वो हैरान थी। किंतु जैसे ही उन्हें राम के वन जाने की बात याद आती है, तो वैसे ही एक चित्र की भांति खड़ी रह जाती है। मतलब वो एक फोटो के समान खड़ी रह जाती, कुछ नहीं कर पाती, हिल डुल नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ग में देखिए क्या पूछा गया है कि पद पाठ का मूल संवेदना जो है वो स्पष्ट करना है, जो हमारा पद पाठ है। तो ध्यान से समझिए इसका मूल संवेदना। इस पाठ में राधा की विरह वेदना और प्रेम के अनिवर्चनीय रूप का वर्णन किया गया है। कृष्णा राधा को छोड़कर मथुरा में बस जाते हैं, ठीक है। बस जा बसे एक तरह से कह सकते हैं। एक बार भी उनमें कह सकते हैं या उनसे मिलने गोकुल नहीं आए हैं। राधा उनके वियोग में व्याकुल है, मतलब उनसे दूर रह करके ना उनके वियोग में बिल्कुल परेशान है। उनसे अब कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है। भाई उनको कृष्ण चाहिए ही चाहिए। उनकी विरह व्यथा का अलग अलग पद के द्वारा वर्णन किया गया है। उनकी जो ये दुख है उनको अलग अलग पदों में बताया गया है। प्रेम के अनुभव को प्रतिपल नवीन होने वाली अनुभूति बताई गई। यानी जो प्रेम जो होता है ना, वो हर टाइम नया ही होता रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न के अंदर। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि निम्नलिखित जो ये प्रश्न दिए गए हैं उसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए छठे प्रश्न का जो पहला है क में पूछा गया है कि संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली जो गंगा आरती होता है ना, उसका मनमोहक मतलब दृश्य मनमोहक होता है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो गंगा आरती किस तरह से होती है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बता देनी है। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं आप कि संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा होती है। फूलों के दोने इस समय 1 रुपए के बदले 2 रुपए में हो जाते हैं। यानी कि जो फूल के दोने होते हैं, एक तरह से दोंगा होता है ना जिसके अंदर आप समोसा वगैरह खाते होंगे, तो वैसे ही दोंगों में फूल होता है हर की पौड़ी पे। अगर आप कभी जाएंगे हरिद्वार में, मैं गया हूँ तो मिलता है वैसा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आरती हो रही होती है तो 1 रुपए का दोना 2 रुपए में हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दाम बढ़ जाते हैं उस टाइम पे जब आरती हो रही होती है। तो भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं होती। और क्या करते हैं वो आरती के समय सहस्त्र दीप जल उठते हैं। जितने भी दीप होते हैं उस टाइम पे दिए वगैरह होते हैं, जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से
उठ खड़े हो जाते हैं और हाथ में अगोछा लपेटकर 5 मंजिल नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू होती है। घंटे घड़ियाल बजते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो बजती रहती हैं। लोग अपनी जो मनोतियाँ होती हैं, यानी कि जो मान्यताएँ होती है, वो जो सोचते हैं, जो उनके फीलिंग्स होते हैं, उनके साथ-साथ मतलब दिए हुए जो फूल होते हैं, उनकी छोटी-छोटी किश्तियाँ गंगा की लहरों में तैराते हैं। वो जो डोंगे होते हैं ना, उसके अंदर फूल, दिए वगैरह सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं गंगा के पानी में और विश माँग लेते हैं कि मेरी ये विश है, ये मेरी इच्छा है, ये पूरी होनी चाहिए। गंगा पुत्र दोने में रखा पैसा मुँह से उठा लेता है। जो गंगा पुत्र होता है ना, वो दोने में रखा जो पैसा होता है ना, वो मुँह से उठा लेता है। ये कुछ बातें बताई गई हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ख है, छठे का ख कि शेर जो व्यवस्था है उसका प्रतीक है, स्पष्ट करना है। शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक है, कैसे? ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए ध्यान से समझिए। शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जो तब तक खामोश रहता है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। शेर द्वारा दिए गए जो प्रलोभनों में क्या बताया गया है, इससे गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहे हैं। जो यानी कि जो पागल लोग हैं ना, वो सत्ता के समक्ष झुक रहे हैं, लेकिन जो एकदम से कह सकते हैं जागरूक लोग हैं ना, वो सत्ता के समक्ष झुकते नहीं है, वो हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला हम लोग आ गए हैं 7वें प्रश्न के अंदर। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, तो 7वें के क में देखिए, हालांकि छोटा आंसर है लेकिन आप बड़ा कर सकते हैं इजीली। क में पूछा गया है कि 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर है कि 4 हाथ जो कथा है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करता है। ये कैसे? जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो उसमें अमीर लोगों को ज्यादा फायदा होता है, मजदूर लोगों को फायदा नहीं होता है, उनका शोषण किया जाता है। पूंजीवादी जो होते हैं भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और अंततः उनकी या कह लीजिए उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूंजीवादी लोग जो होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि मजदूर उनके पैरों तले दबे रहें, ठीक है, पंगु रहे वो, और उनके इशारों पे ही काम करे। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है हुए, ठीक है, मजदूर लोग जो है ना वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है। वे तो मिल के जो है सो कि कल पर्चे बन गए हैं, ठीक है, और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश है कि भाई आधा मजदूरी ही दो दे, हम इसमें ही काम करने के लिए क्या है, विवश है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है कि शोषण पर आधारित ये जो व्यवस्था है ना, किस तरह से चल रही है। तो इस तरह से 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य आप स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ और बातें भी आप लिख सकते हैं, मेरे को जितना लिख करके बताना था इजीली मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मोटा मोटा बात। आगे चलते हैं 7वें के ख में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि साझा कथा जो है ना, उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है आपको, या लिखिए। देखिए साझा कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर जो है किसानों की जमीनों और उत्पाद पर जमी है। वह किसान को साझा खेती करने का लालच देते हैं, उसकी सारी फसल हड़प लेते हैं, किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई जो है पूंजीपति यानी कि हाथी या कह लीजिए पूंजीपति जो है उनके पेट में चली जाती है। यह हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज का धन ढाए और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी जो मेहनत है वो डकार लेता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जो किसान लोगों का खेत है, क्या है, खेत है, तो उनकी जो खेती से जो भी पैदा हुआ अनाज है वो सारा का सारा अमीर लोग ले रहे हैं और किसानों को इसको मतलब भनक तक नहीं है, और वो हंसते हंसते दे भी रहे हैं क्योंकि वो लोग इनको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। साझा कथा का प्रतिपाद्य अगर स्पष्ट करने को बोले तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग में कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस चीज को कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी।
हर की पौड़ी पर जो है सो कि लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। जो पारो नाम की लड़की थी ना, वो भी संभव नाम के लड़के से प्रेम करने लगी थी। जो हर की पौड़ी, हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है ना, वहां पे जो छोटी सी मुलाकात हुई थी ना, उस मुलाकात ने जो पारो नाम की लड़की है उसको विचलित कर दिया। ठीक है, वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी, यानी कि वो जो लड़की थी ना, मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी। वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। वो जो लड़की थी ना पारो, वो दोबारा संभव से मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसा ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। ठीक है, उसने भी क्या किया था, मनोकामना के लिए ऐसे ही कुछ धागा बांधा था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, और वह संभव से मिलने के बाद जो है प्रसन्न थी। मतलब उसने जो मन्नत मांगी थी कि मैं जल्दी ही संभव से मिल जाऊं, संभव नाम के लड़के से, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी। वो मिल भी गई। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी संभव से मिलने के बाद, और वो हैरान भी थी कि उसकी इच्छा जो है इतनी जल्दी पूरी क्यों हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 8 यानी 8वें क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो 8वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा देवदास कहानी की मूल संवेदना जो है स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो दूसरा देवदास आपका कहानी है उसकी मूल संवेदना क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को उजागर या कह सकते हैं ऊंचाई प्रदान करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ममता कालिया की कहानी है ना दूसरा देवदास, वो प्रेम के महत्व यानी इंपॉर्टेंस को, उसकी क्या गरिमाएं हैं उनको एक ऊंचाई प्रदान करती है। ठीक है, कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियम, व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि प्रेम जब होता है ना तो कुछ भी देखता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, बल्कि वह स्वतः ही घटित हो जाता है। वही तो बात है ना। 21वीं सदी में भोग विलास की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप अधिकतर कह सकते हैं अछूंखल कर दिया है। यानी कि एक तरह से खराब कर दिया। आज के टाइम पे भोग विलास वाले जीवन है, प्रेम को कोई समझता ही नहीं है। प्रेम जो होता है ना बच्चों, वो मन से होता है, वैसे वाला प्रेम नहीं होता है। ठीक है, जो आज के टाइम पे होता है। ऐसी स्थिति में यह कहानी प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित करती है, और दूसरी तरफ युवा मन की जो संवेदनाएं होती है, भावना होती है और कल्पनाशीलता होती है, उसको प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा देवदास कहानी का मूल संवेदना हम लोग स्पष्ट कर सकते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ख में। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो देखिए, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है। इस पाठ के आधार पर लेखक ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि औद्योगिकीकरण के लिए लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, वहां की जो परिवहन है, सॉरी, जो परिवेश है उसको नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन इससे बिगड़ता चला जा रहा है। उद्योग यानी फैक्ट्री स्थापित करने से उससे निकलने वाला जो कचरा है, पदार्थ है, ठीक है, इसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तथा इससे खतरा जो है उत्पन्न होता जा रहा है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न में। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो 9वें का क में पूछ रहा है कि आज की सभ्यता नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते हैं, बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं, तथा कई रूप में उसे दूषित कर रहे हैं। यानी कि पहले के टाइम पे होता था कि नदी हमारी माता है, लेकिन आज के टाइम पे कोई माता होता नहीं है भाई, उसको इस्तेमाल कर लो बस। ठीक है, नदी का इस्तेमाल करो, इसलिए वो दूषित होती चली जा रही है। और कुछ हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स भी देख सकते हैं। पहला है कूड़ा कचरा फेंक करके हम लोग गंदा कर रहे हैं। देखिए, लोगों द्वारा घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे पूर्णतः जल बहा ले जाने में असमर्थ होती है और नदियां प्रदूषित हो जाती है। यानी कि कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, एक लिमिटेड मात्रा में नदियां उसको बहा ले जाती हैं, लेकिन अगर आप भतेरे यानी कि बहुतायत मात्रा में अगर कूड़ा कचरा फेंकने लग जाएंगे तो नदी उसको बहा ले जाने में, यानी कि बहा करके अपने धारा के साथ ले जाने में दिक्कत पैदा करेगी, और वो कहीं फंस कर क्या होगा कि नदियां प्रदूषित होती रहेंगी। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि पूजा सामग्री बहाकर। हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र माना जाता है और नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां जो है प्रदूषित हो जाती है।
यही सी बात है, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि पहले के टाइम पे क्या होता था, फूल, ठीक है, पत्ते और ये सारी चीजें जो है सो कि नदियों में बहाई जाती थी। आज के टाइम पे पूजा सामग्री के नाम पे प्लास्टिक बहाया जाता है और वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं नदियों को प्रदूषण करने का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। उसके बाद है कारखानों का रासायनिक पदार्थ, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो रासायनिक पदार्थ निकलता है ये भी बहुत हद तक जो है सो कि प्रदूषित करता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नदियों का निरंतर रख रखाव न करना। देखिए, नदियों के प्रति लापरवाही के कारण जो है इसके नियमित सफाई व रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे कि क्या है, ये गंदे पानी के नालों में परिवर्तित होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ख में कि लेखक को क्यों लगता है कि जो हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है, क्या आप मानते हैं? ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि हम जो है, यानी कि लेखक को क्यों लगता है कि भाई जो सभ्यता है वो आधुनिक सभ्यता वो खराब है, तो आपको बताना है कि क्या खराब है या नहीं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण किया है, प्रकृति का दोहन किया है, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे अब सभ्यता ही कहेंगे। यह कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है? हम एक आविष्कार करते हैं और उसे उससे 5 नई समस्याएं पैदा कर देते हैं। अगर एक आविष्कार कर रहे हैं तो उससे 5 नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हम किसी भी विकास के साधनों पर नजर डाल लेते हैं, अगर कोई भी विकास का साधन है उस पर नजर डाल ले तो विकास के स्थान पर विनाश ही दिखाई देता है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही जो पृथ्वी का दोहन है वो करना प्रारंभ कर दिया था। पहले ये दोहन धीरे धीरे करता था मनुष्य, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया ना, और भी दोहन जो है वो तेजी से होता गया। पेड़ों को काटा जा रहा है, ईंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, कोयला, सीमेंट, धातु, हीरो के लिए हम लोग इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिट्टी को खोद रहे हैं। ठीक है, मिट्टी कह रहा हूँ, धरती को खोदे जा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें स्वयं की जो जड़ है वो काटी जा रही है? अंततः हम कह सकते हैं कि यह अपसभ्यता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ग में आ गए हैं। हालांकि ये थोड़ा बड़ा था, आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना था, तो अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ग में आ गए हैं कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। तो विश्वनाथ जो था अभी माँ का दूध पिए रहा था कि उसका जो छोटा भाई है वो भी कुछ दिनों में पैदा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। माँ का जो दूध था, अब जाहिर सी बात है जो छोटा भाई है उसका अधिकार हो गया। अब विश्वनाथ का क्या हुआ भाई, विश्वनाथ का दूध जो है वो छूट गया। ठीक है, विश्वनाथ को उनके 3 साल के होने तक जो है पड़ोसी की कसेरिन दाई जो थी उसने पाला था। विश्वनाथ जब 3 साल तक का नहीं हुआ तब तक उसकी एक पड़ोसी थी कसेरिन दाई जो थी उसने पाला था, और माँ का स्थान दाई ने ले लिया, क्योंकि जो पालता पोसता है हम लोग उसी को माँ समझते हैं एक तरह से। यह विश्वनाथ पर अत्याचार ही हुआ ना भाई, और क्या हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो पेपर है ये समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी जो पेपर मैंने करवाया ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना मैंने करवाया आपने पूरा देखा होगा। तो बस बच्चों, यही था आपका हिंदी ऐच्छिक का जो कल पेपर आने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर। जो आपका कल का पेपर आएगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये आपका मदद करेगा, हेल्प करेगा आपको पेपर करने में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। इससे पहले मैंने आपका 7 प्रैक्टिस पेपर करवा रखा है, तो उनको भी जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।